चलिए, हमने जीवाणु जनित रोग पढ़ा, विषाणु जनित रोग पढ़ा, कवक जनित रोग पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं प्रोटोजोवन रोग। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोटोजोवन रोग, यानी ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। यहाँ लिखेंगे डिसीज केस्ड बाय प्रोटोजोआ या प्रोटोजोवन, जिसमें सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? पहला हो जाएगा मलेरिया का। ठीक है, टाइफाइड अलग होता है और मलेरिया अलग होता है। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है, और संदूषित भोजन व खाने के द्वारा होता है, संदूषित भोजन व पानी के द्वारा होता है, जबकि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मलेरिया, ठीक है, ये रोग का नाम है, समझ रहे हैं? तो इस रोग को फैलाने वाला, मतलब इस रोग को उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? रोगजनक। तो कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय होते हैं प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 3। कौन कौन? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अगला क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, और प्लाज्मोडियम एक हो जाएगा हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे घातक जो होता है, जिसकी वजह से होता है, इसकी वजह से, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से सबसे घातक परजीवी होता है। भारत में किसके द्वारा सबसे सामान्य मलेरिया होता है? तो होता है प्लाज्मोडियम मलेरी, भारत में सामान्य परजीवी। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। बस यार इतना। तो ये 3, ये रोगजनक के नाम है, याद रखने। फिर उसके बाद क्या समझते हैं हम? कैसे फैलता है, यानी संचरण की विधि। तो संचरण की विधि क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर क्या होता है इसका? ये होता है रोग वाहक, यानी फैलाने का काम कौन करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। अगर किसी को पहले से ही मलेरिया हुआ है, समझ रहे हो, अगर उस व्यक्ति को मच्छर काट लिया तो उसके ब्लड से वो प्लाज्मोडियम उसके पेट में चला जाएगा, क्योंकि खून को क्या करेगा? वो चूसेगा, तो पचने के लिए तो आंत में जाएगा ना, उसके माथे आंत में जाएगा। अभी हम उसको आगे समझते हैं कैसे इसका जीवन चक्र चलता है। ठीक है, आगे समझते हैं इसमें कि नोट में क्या समझते हैं कि प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 पोषदों में पोषद माने होस्ट, जिसके अंदर ये रहते हैं, 2 पोषदों में पूरा करता है। वो कौन कौन से 2 पोषद हैं? पहला क्या हो जाएगा? मच्छर, ठीक है, और दूसरा पोषद मानव। ठीक है, मच्छर पहला हो जाएगा। इसमें ये क्या होते हैं? असंक्रामक होते हैं। असंक्रामक मतलब मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर उनके शरीर में प्लाज्मोडियम है तो उसके द्वारा मच्छर को कोई रोग नहीं होगा। लेकिन ये क्या होते हैं? मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, यानी मनुष्य में संक्रामक होते हैं। इतना याद रखें। क्या क्या मैंने बताया कि हम प्रोटोजोवन रोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला मलेरिया है। मलेरिया एक समय पे महामारी थी, यानी इसके द्वारा बहुत सारे लोग मरते थे। लोगों को पता नहीं था कि यह क्या है, मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पे मलेरिया का शब्द 2 शब्दों से मिला होता है, मल धन एरिया। ठीक है, मल मतलब एक प्रकार से गंदी हवा, अंग्रेजी में अगर उसको बोले तो, और एरिया मतलब वायु। ठीक है, मल मतलब गंदी और एरिया मतलब एयर माने वायु। ऐसा इसका वहां से उत्पत्ति हुई, फैलने से हुआ बस बहुत तेजी से, तब इसको पहली बार ऐसे खोजा गया था ना कि मच्छर के काटने से होता है।
फिर यहाँ पे समझते हैं, यानी असंक्रामक का मतलब होता है अरोगजनक, यानी मच्छर में क्या होते हैं, अरोगजनक होते हैं। अब इसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे, इनका जीवन चक्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, हेडिंग बना लेंगे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। ये पूछता है कई बार, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। पहला पॉइंट, तो सबसे पहले इसमें हम क्या समझेंगे, देखिए जब संक्रमित मादा एनाफिलीज, जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटती है, मानव को काटती है, तो प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रवस्था, बीजाणुज, प्लाज्मोडियम की बीजाणुज मतलब अंग्रेजी में लिख लेंगे, इसको कहते हैं स्पोरोजोइट, बीजाणुज प्रवस्था मच्छर के लार द्वारा मानव रक्त में पहुंच जाता है, मानव रक्त में पहुंच जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ है और यहाँ पे इस मच्छर ने काट लिया। ये मच्छर कैसा है, संक्रमित मच्छर किसे कहेंगे, जिसके अंदर पहले से ही प्लाज्मोडियम है। अब ये संक्रमित क्यों है, क्योंकि ये किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति को काटा होगा, समझे। तो ये संक्रमित व्यक्ति अब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट रही है, तो जब काटेगी तो इसका जो प्लाज्मोडियम की जो बीजाणुज प्रवस्था होती है, मतलब प्लाज्मोडियम की बीजाणुज प्रवस्था ही संक्रामक होती है, मतलब वही रोग उत्पन्न करती है। देखते हैं आगे भी, तो बीजाणुज प्रवस्था हमारे रक्त में चली जाती है, पहला पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम की बीजाणुज प्रवस्था मच्छर के लार द्वारा मानव रक्त में पहुंच जाता है। ठीक है, अब मानव रक्त द्वारा पहुंच जाएगा, ठीक है, रक्त में पहुंच गया है। अब दूसरा पॉइंट में क्या समझेंगे, देखिए बीजाणुज इसको हमारे शरीर में आ रहा है तो इसको हम परजीवी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर परजीवी बोलेंगे तो उसको बीजाणुज ही समझना। ठीक है, बीजाणुज रक्त द्वारा यकृत में पहुंच जाता है, यकृत में पहुंच जाता है, जहां यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक जनन द्वारा संख्या में वृद्धि कर कोशिका को फोड़कर आरबीसी में चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये यकृत कोशिकाओं में पहुंच जाएंगे, यकृत में पहुंच गए, यहाँ की कोशिकाओं में अंदर जाकर अलैंगिक जनन करेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन करेंगे तो यकृत की कोशिकाओं को क्या करेंगे, फोड़ देंगे, क्योंकि जब अलैंगिक जनन द्वारा बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि करेंगे तो कोशिका झिल्ली फट जाएगी, जिससे यहाँ से निकलकर फिर कहाँ पे चले जाते हैं, आरबीसी में।
ठीक है, ये क्या है, यकृत है और ये यकृत की कोशिका है। समझना है कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। हमारे रक्त के माध्यम से डायरेक्ट ये परजीवी किस अंग को अटैक करते हैं, तो यकृत में। यकृत की कोशिकाओं में जाकर वहां पे अलैंगिक जनन करेंगे। अब अलैंगिक जनन द्वारा बहुत तेजी से वृद्धि करेंगे। संख्या में वृद्धि करने के लिए बोला गया है, बड़े नहीं, संख्या में बहुत ज्यादा ये प्लाज्मोडियम की बीजाणु प्रवस्था बना देंगे। फिर जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यकृत की कोशिकाएं अपने आप फट जाएंगी। जब यकृत की कोशिकाएं अपने आप फट जाएंगी तो यकृत भी हमारा क्षति हो रहा है धीरे धीरे। तो ये यहां से निकलकर अब आरबीसी पे अटैक करेंगे। ये आरबीसी है, बीच में हमने केंद्र नहीं बनाया, हीमोग्लोबिन है वो, ठीक है। तो ये चीजें होती है इसमें। इतना समझ गया। अब इसके बाद हम ऊपर समझते हैं ना। अब जब आरबीसी में जाएंगे तो यहां पे क्या करेंगे वो, उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझते हैं, ध्यान समझिए। परजीवी, परजीवी माने बीजाणु याद रखना है, ठीक है। परजीवी आरबीसी में भी, आरबीसी में भी कौन सा जनन करेंगे, अलैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन कहां पे करेंगे, ये लैंगिक जनन मच्छर के आमाशय में करेंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन करते हैं जिससे आरबीसी भी क्या हो जाती है, फट जाती है। आरबीसी भी फट जाती है। आरबीसी के फटने के साथ एक विषैला पदार्थ क्या निकलता है, हीमोज्वाइन। हीमोज्वाइन अंडरलाइन कर लेना इसको, हीमोज्वाइन निकलता है जिसके कारण या जिससे ठिठुरन, और 3 से 4 दिनों के अंतराल, 3 से 4 दिनों के अंतराल पर उच्च ज्वर का चक्र शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या समझा गया इसमें। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर ने मानव को काटा, उसके लार में प्लाज्मोडियम की बीजाणु प्रवस्था थी जिसकी वजह से हमारे रक्त में आ गया। अब यही बीजाणु प्रवस्था रक्त के द्वारा किस में पहुंच जाता है, यकृत में पहुंच जाता है। जहां यकृत कोशिकाओं में क्या करता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब जब संततियों का निर्माण केवल एक जनक जीव द्वारा हो, ठीक है, वे अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन करते समय इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि यकृत कोशिकाओं में बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से यकृत फट जाती है, और फटने से ये फिर प्लाज्मोडियम की बीजाणु प्रवस्था यहां से निकलकर आरबीसी पर अटैक करती है। अब ये आरबीसी के अंदर जाएंगे, यही परजीवी यानी बीजाणु आरबीसी में भी अलैंगिक जनन करते हैं। अब ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी जब तक ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में रहेगा, ठीक है। तो अलैंगिक जनन करते हैं जिससे आरबीसी भी फट जाती है। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में जो हीम प्रोटीन होता है वो उन्हीं कुछ पदार्थों के साथ मिलकर हीमोज्वाइन बनाता है। क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है। इसी विषैले पदार्थ के बनने की वजह से हमें ठिठुरन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारे शरीर के ताप नियंत्रण का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है ना। तो यही क्या करता है, हाइपोथैलेमस को बताता है। तो उससे क्या होता है, ठिठुरन यानी कभी गर्मी कभी ठंडी, ठिठुरन मतलब ठंडी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठिठुरन। और उसके साथ 3 से 4 दिनों के अंतराल पर उच्च ज्वर का चक्र शुरू हो जाएगा। यानी आपको मलेरिया में बुखार 3 से 4 दिन के बाद आता है। जैसे कुछ दिन बाद आएगा तो कुछ समय आपको ऐसा लगेगा आराम है, लेकिन फिर 3 से 4 दिन बाद फिर बहुत तेजी से बुखार चढ़ेगा, फिर उसके बाद कुछ समय तक शांत रहेगा, फिर ऐसे ऐसे करके हमारी ये पूरी आरबीसी और यकृत को क्या करते हैं, यकृत की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें इसमें मुख्य होती हैं। हाँ, क्या परजीवी प्रवस्था, स्पोरोजोइट बीजाणुज प्रवस्था मच्छर के लार द्वारा मानव रक्त में पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए, अब चौथे पॉइंट में समझते हैं क्या होता है। आरबीसी में क्या, आरबीसी भी फट गई, यहां से विषैला पदार्थ जिसकी वजह से हमको ठिठुरन और उच्च ज्वर होता है 3 से 4 दिनों में के अंतराल पर।
आरबीसी से निकला परजीवी, आरबीसी से निकला परजीवी नई आरबीसी को संक्रमित करती है, यानी वहां पे जाकर अलैंगिकजन करेगा, संक्रमित करती है। तथा आरबीसी में ही परजीवी की लैंगिक प्रवस्था उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप नर व मादा युग्मक जनक बनती है, ठीक है। पांचवें में क्या समझेंगे? अभी समझिए, आरबीसी में जब अलैंगिकजन करते हैं तो वही परजीवी निकलकर नई आरबीसी को संक्रमित करेंगे और कुछ परजीवी उसी आरबीसी में क्या उत्पन्न करेंगे? नर व मादा युग्मक जनक, क्योंकि यही बाद में क्या करेंगे? आपस में निषेचन करके फिर क्या बनाएंगे? प्लाज्मोडियम बनाएंगे, नहीं बीजाणु प्रवस्था बनाएंगे। लेकिन ये मानव में नहीं हो सकता, इनकी लैंगिक जनन या निषेचन मानव में नहीं हो सकता। फिर ये इंतजार करेंगे किसी मच्छर का, हाँ मतलब अब फिर कोई मच्छर काटे उस संक्रमित व्यक्ति को। जैसे ही संक्रमित व्यक्ति कोई मच्छर उस संक्रमित व्यक्ति को काटेगा तो फिर रक्त में ही है ना, ये दोनों नर व मादा युग्मक जनक रक्त में ही है, तो फिर रक्त के माध्यम से उसके पेट में चला जाएगा। फिर उसके महाशय में जाकर क्या करेंगे? वो निषेचन कर देंगे। निषेचन करने के बाद फिर वहां पे बीजाणु प्रवस्था बनेगी उसके पेट में, फिर वो चली जाएगी लार में। अब फिर वो संक्रमित हो गया, मच्छर संक्रमित हो गया। और हमने शुरू में क्या किया कि जब संक्रमित मादा एनाफिलिस अब दूसरे स्वस्थ मानव को काटेगी, तो ऐसे फैल गया ना एक मानव से दूसरे मानव में, ठीक है। ऐसे नहीं फैलेगा जैसे एकाएक क्या हुआ कि मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काट के आया और आपको तुरंत काट दिया, तो ऐसे नहीं फैलेगा। कुछ समय चाहिए, उसको निषेचन होने में, बीजाणु व्यवस्था बनने में समय चाहिए। इसलिए हर मच्छर के काटने से रोग उत्पन्न नहीं होता। पांचवें पॉइंट में क्या समझते हैं? जब मादा एनाफिलिस संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तब रक्त के आहार के माध्यम से, आहार के साथ नर व मादा युग्मक जनक जब मादा एनाफिलिस संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तब रक्त के आहार के साथ नर व मादा युग्मक जनक को अंदर ले लेती है। अगला पॉइंट समझते हैं क्या होगा। नर व मादा युग्मक जनक का निषेचन एवं परिवर्धन माने विकास मादा मच्छर के अमाशय में होता है। तथा आंत में प्लाज्मोडियम की परिपक्व संक्रामक अवस्था बीजाणुज बनती है और वहां से लार ग्रंथियों में चली जाती है पूरे बिना। तो ये है ये प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। बिना मानव और मच्छर के प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? अभी इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक।
देखिए हो गया, सबका हो गया। एक बार समझते हैं फिर से। देखिए प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ये अपने आप नहीं फैल सकता है, इसको डायरेक्ट खून में पहुंचाना होता है, तो मच्छर इसका काम कर देता है। अब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर है कोई, अभी हम संक्रमित ही लेते हैं, ठीक है। तो जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर मानव को काटती है, तो जब भी आप कुछ चीज काटते हो आप ही तो लार निकलता है ना, ठीक है। तो आपका लार, या जैसे समझ लीजिए मच्छर के लार में ही वो पाया जाता है प्लाज्मोडियम की बीजाणु प्रोवस्था, तो क्या होगी, मच्छर के लार के द्वारा मानव के रक्त में पहुंच जाता है, ठीक है। क्या है बीजाणुज? बीजाणुज प्लाज्मोडियम की एक संक्रामक अवस्था है। जैसे हमारे में होता है ना कि हम शिशु होते हैं तो शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, उसी प्रकार उनकी जो एकदम परिपक्व अवस्था होती है प्लाज्मोडियम की, उसको कहते हैं बीजाणुज प्रवस्था। बीजाणुज प्रवस्था मच्छर के लार में होती है। बीजाणुज रक्त अब काटेगी तो रक्त में आ जाएगा हमारे, तो रक्त द्वारा पहले यकृत कोशिकाओं में जाएगी, यानी यकृत में पहुंच जाता है, जहां यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक जनन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं और कोशिकाओं को फोड़कर आरबीसी में चले जाते हैं। यहां से रक्त के माध्यम से यकृत में चले आएंगे, यहाँ की कोशिकाओं में जाएंगे, वहां पे अलैंगिक जनन करेंगे, बहुत अधिक संख्या में बनेंगे, फिर वहां की कोशिकाओं को फोड़ेंगे, फिर यहाँ की कोशिकाओं से निकलकर आरबीसी को अटैक करते हैं। परजीवी आरबीसी में भी अलैंगिक जनन करते हैं, यहां से निकलेंगे फिर आरबीसी में जाएंगे, जिससे आरबीसी भी फट जाती है क्योंकि वहां पर भी संख्या में वृद्धि करते हैं वो। आरबीसी के फटने के साथ आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वहां की प्रोटीन के साथ ये कुछ विषैला पदार्थ का स्राव करते हैं, यानी हीमोज्वाइन निकलता है, याद रखना हीमोज्वाइन। इसी की वजह से क्या होता है, ठिठुरन यानी ठंड लगती है और बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, यानी पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। 3 से 4 दिनों के अंतराल पर उच्च ज्वर का चक्र शुरू हो जाएगा, तो ये 3 से 4 दिनों के अंतराल पे आता है, और जिस समय आएगा तो इसे पूरा ठिठुरन रहेगा, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, उसको नहलाने पर भी वो बुखार उतरेगा नहीं, इसलिए खतरनाक होता है। अब इसमें आरबीसी की कमी हो जाती है, अरक्तता। आरबीसी जितनी बार फूटेगी, जब तक इलाज नहीं कराओगे तो आरबीसी की संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी, इसमें आरबीसी की संख्या घटती जाती है। आरबीसी से निकला परजीवी, अब देखिए समझिए, आरबीसी पे जब फट गई थी तो आरबीसी से निकला परजीवी, कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो दूसरी नई आरबीसी को अटैक करेंगे, और कुछ परजीवी अपना नर युग्मक और मादा युग्मक बनाने में लग जाएंगे, समझ रहे। कुछ प्लाज्मोडियम नहीं, हाँ प्लाज्मोडियम याद रखना, परजीवी, कुछ परजीवी नई आरबीसी को संक्रमित करते हैं तथा आरबीसी में ही परजीवी की लैंगिक प्रवस्था उत्पन्न होती है, तो उसी आरबीसी से कुछ जो होते हैं वो लैंगिक प्रवस्था उत्पन्न करते हैं। लैंगिक प्रवस्था का मतलब होता है नर व मादा युग्मक जनक बनाते हैं, नर व मादा युग्मक जनक बनाते हैं। जब मादा एनाफिलीज, अब कोई ऐसी मच्छर है जो स्वस्थ है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, किसी दूसरे मच्छर ने काटा, जब मादा एनाफिलीज संक्रमित व्यक्ति को काटती है, यहाँ पे मैंने कहा था कि संक्रमित मादा एनाफिलीज काट रही मानव को, स्वस्थ मानव को, लेकिन यहाँ पे स्वस्थ मादा एनाफिलीज किसी संक्रमित व्यक्ति को जब काटेगी तो उस रस क्या करेगी, उस संक्रमित व्यक्ति के खून को चूस लेगी, तो उसमें कौन सी प्रवस्था है, लैंगिक प्रवस्था, यानी नर व मादा युग्मक जनक है, तो वो उसके द्वारा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे आमाशय में जाता है, उसी प्रकार रक्त के आहार के साथ नर व मादा युग्मक ये अंदर ले लेती है जब काटती है। तो नर व मादा युग्मक जनक का निषेचन व परिवर्धन मादा मच्छर के आमाशय में होता है। रक्त जब पहुंचा आमाशय में तो वहां पर ये भी पहुंच गए हैं, तो आमाशय में क्या होगा, निषेचन हो जाएगा और कुछ वृद्धि करेंगे आगे। लेकिन परिपक्व यानी बीजाणुज प्रवस्था कहां पे बनती है, याद रखना है। तो बीजाणुज प्रवस्था कहां पे बनती है, आंत में। आंत में प्लाज्मोडियम की परिपक्व संक्रामक अवस्था यानी बीजाणुज बनती है, समझ रहे हैं। फिर यहां से बीजाणु जब बनती है और वहां से फिर लार ग्रंथियों में चली जाती है, किसकी लार ग्रंथियों में, मच्छर के लार ग्रंथियों में। फिर वही मच्छर अब संक्रमित हो गई तो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी, तो फिर वही बीजाणु प्रवस्था, फिर यहाँ पे देखिए शुरू हो जाएगी ये चक्र, यहाँ से फिर ये चक्र क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगी। फिर वही बोलेंगे जब संक्रमित मादा एनाफिलीज, क्योंकि संक्रमित हो चुकी है, मानव को काटती है, किस मानव को, किसी स्वस्थ मानव को काटती है, तो फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परिवर्धन मतलब विकास, उसके शरीर का विकास। निषेचन का मतलब दोनों मिल गए तो निषेचन हो गया, अब उसका तो विकास भी तो होना है, बड़े तो होने हैं, तो उसे परिवर्धन बोलते हैं। परिवर्धन को अब बोलोगे तो इसको डेवलपमेंट भी बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें तो आपको पहले लिखवाया गया ना कि इन प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 परपोषियों की आवश्यकता है, एक परपोषी में वो नहीं हो सकते, क्योंकि उस प्रकार का माध्यम या उस प्रकार का वातावरण वो मच्छर के अंदर ना मिलता हो। ये मानव में अलैंगिक, या एक चीज और याद रखना है,
ये मानव में केवल अलैंगिक जनन करेंगे और मच्छर में केवल लैंगिक जनन करेंगे। बीजाणु प्रवस्था कहां पे बनती है? मादा मच्छर में बनती है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जनन कहां पे बनते हैं? मानव में बनते हैं। ये कुछ घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। वैसे भी ज्यादातर क्या पूछता है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन करें विथ डायग्राम। देखिए डायग्राम के द्वारा इसमें दिखाई दे रहा है, ये हाथ है, मच्छर ने काटा, अब इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम की बीजाणु प्रवस्था थी इसके रक्त में आ गया, रक्त के माध्यम से यकृत में पहुंच गया। देखिए यकृत में आ गया है, अब यकृत की कोशिकाओं में क्या करेगा? अलैंगिक जनन करेगा। तो यकृत की कोशिकाएं मतलब बहुत अधिक संख्या में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पे ये जो गोल गोल नहीं दिखाया छोटे छोटे, वो क्या है? प्लाज्मोडियम की बीजाणु प्रवस्था। अलैंगिक जनन के द्वारा इसको मतलब ये फूट जाती है, फट जाती है, फटकर फिर यहाँ से आरबीसी में आ जाएगी। आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी में अटैक करेंगे। आरबीसी में जाने के बाद फिर क्या करेंगे? अलैंगिक जनन करेंगे। अलैंगिक जनन करके फिर आरबीसी को भी फोड़ देंगे। फिर वहां पे आरबीसी जब फूटेगा तो उसके साथ एक जहरीला पदार्थ निकलेगा, याद रखना, हीमोज्वाइन। आरबीसी के फटने पर हीमोज्वाइन निकलेगा। उसी के कारण क्या होता है? ठिठुरन और बहुत तेज बुखार चढ़ता है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे हाइपोथैलेमस को करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब कुछ प्लाज्मोडियम जो होंगे वो अपना नर व मादा युग्मक जनक बनाएंगे। देखिए 2 बन गया। फिर ये हमारे रक्त में ही रहेंगे। फिर कोई देखिए, अब कोई दूसरा मच्छर आके संक्रमित व्यक्ति को काट रहा है। अब ये संक्रमित व्यक्ति को काटेगा तो फिर यही दोनों इसके मच्छर के अमाशय में चले जाएंगे। मच्छर के अमाशय में जब दोनों चले जाएंगे तो वहीं पे क्या कर लेंगे? निषेचन कर लेंगे, वृद्धि करेंगे। कुछ समय पश्चात आंत में चले जाएंगे। आंत में इसकी बीजाणु प्रवस्था बनेगी। जब बीजाणु प्रवस्था बनेगी फिर ये कहां चले जाएंगे? मच्छर के लार में। ये लार है, लार ग्रंथि, मच्छर का लार ग्रंथि, इसमें चले जाएंगे। फिर वही मच्छर के लार ग्रंथि में फिर जाकर किसी व्यक्ति को काटेगा। समझ आएंगे इतना? तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे बीजाणु प्रवस्था। चलिए देखिए, प्रोटोजोवन रोग में जो हमारा दूसरा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? अमीबियासिस या अमीबीय पेचिस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका रोग जनक जो होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी अमीबा एक होता है तो एक ये भी होता है, उसी में यानी प्रोटोजोआ में ही पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये उसका पूरा नाम है। अमीबा अगर शरीर में चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन एंट अमीबा जाता है तो वो प्रॉब्लम करता है। संचरण यानी फैलता कैसे? देखिए घरेलू मक्खी जो हमारे घर के आसपास नहीं होती, वही किसी ऐसे व्यक्ति के मल पे जाकर बैठ जाएगी जो पहले से ही इससे संक्रमित है, तो उसके मल में पहले से ही एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का बीजांड पड़ा होता है। ठीक है, तो वहां पे बैठेगी। इसको शारीरिक वाहक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वहां पे बैठेगी तो उसके पैर में या फिर उसके पंख में ये बीजांड क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, इसलिए इसको शारीरिक वाहक बोलते हैं। तो घरेलू मक्खी इस रोग की शारीरिक वाहक होती है। यह परजीवी को संदूषित मल से, संदूषित मल मतलब जो संक्रमित व्यक्ति ने मल किया वो उसका संदूषित मल हो जाएगा, खाद्य पदार्थ तक ले जाकर संदूषित कर देते हैं। किसको? खाद्य पदार्थ को, या फिर पानी में गिर गए तो पानी में भी चला गया वो। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि खा रहे हो मक्खी गिर गया और निकाल के खा लिया फिर? नहीं, मक्खी खाने के लिए नहीं बोल रहे। संदूषित कहते हैं, संदूषित भोजन व पेयजल इस संक्रमण के प्रमुख स्रोत है, याद रखना। पता चला कोई व्यक्ति हलवाई है, मल करके आया ऐसे मान लीजिए, और वैसे ही बनाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ एकदम सही। हाँ तो वही ना, फैलने का कारण वही है। लक्षण क्या है इसलिए कह रहे हैं कि बाहरी चीज मत खाइए। लक्षण क्या होगा? देखिए ये परजीवी का जो वास स्थान होता है ना, जैसे पानी और भोजन के द्वारा ही तो शरीर में आ रहा है ना, तो वो शरीर में यानी बड़ी आंत में जाकर रुकेगा। तो बड़ी आंत इसका वास स्थान होता है, याद रखना है, जिससे कब्ज उत्पन्न हो जाएगा। कब्ज का मतलब जैसे ही वो बड़ी आंत को संक्रमित करेगा तो बड़ी आंत का जो स्थान होगा उसमें श्लेष्म निकलेंगे और संकुचित हो जाएगा, जिससे मल नहीं उतरेगा, तो उसको कब्ज कहते हैं। उधर ये पीड़ा, पेट में पीड़ा शुरू हो जाएगी क्योंकि आंत तो वहीं पाई जा रही है, ऐंठन भी शुरू हो जाएगा। अत्यधिक श्लेष्म युक्त मल निकलेंगे। मल जब निकलेगा तो उसमें सफेद चिपचिपे पदार्थ उसमें रहेगा, और उसके साथ साथ ये ज्यादा जब संक्रमण कर देते हैं तो उसकी वजह से आंतों में छेद हो जाता है, रक्त भी निकलता है, तो रक्त के थक्के वाला मल भी निकलता है। तो इसका लक्षण है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए ये कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर हम कल